नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी जो पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी, है ना। आज का लेक्चर है हमारा 5। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इस सेशन में हम लोग प्रीएम्बल के बारे में। क्या साथियों? प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना के बारे में, जिसे उद्देशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देशिका भी जिसको बोलते हैं। हमेशा की तरह, रोज की तरह पहले 2 सवाल आपके लिए। आप इनका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। देंगे ना? पक्का? जल्दी से करो तो आंसर। और देखो, जो ये प्रीवियस क्लास थी उसमें आप लोगों ने मुझे खुश कर दिया एकदम। नीचे कमेंट सेक्शन में जब मैंने देखा तो आप लोगों ने, कई मेरे प्यारे साथियों ने कमेंट सेक्शन में ये जो सवाल अटेम्प्ट किए थे उनके आंसर दिए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कसम से। तो आप इसी तरह से बहुत ही अच्छे से तैयारी करते जाइए, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते जाइए। हम लोगों की हम जो है आप लोगों की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात, देखो, एक मेरे साथी का कहना है कि मेरे दोस्त का कमेंट में कि सर इन जो सवालों के आंसर आप लोग दे दिया करेंगे, मतलब नेक्स्ट डे। देखो, मैं बता दूं आपको बाबू, ये जो सवाल होते हैं ना, ये प्रीवियस क्लास के आधार पर होते हैं। वो हमने कराई जो होती है ना, तो इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं कि आप हमेशा पेन और कॉपी, क्या, पेन और कॉपी हमेशा साथ लेके बैठो। जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताऊं, जो आपको नया लगे, वो आप नोट डाउन करते चलो। ये आपको फ़ायदा देगा जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे ना। उससे पहले जब आपको रिवीजन के लिए बहुत बड़ी आपके पास में किताबें होंगी और जिनको तुरंत बहुत जल्दी नहीं रिवाइज कर सकते, तो जब आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से कम समय में, ठीक है ना, एफिशिएंटली उनको रिवाइज कर देंगे और जिसका आउटपुट मैं कह रहा हूँ 100% आएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ साथियों आपको। तो जरूर नोट डाउन करें इनको। और देखो, एक और चीज़, जब आप कोई कुछ भी चीज़ आप जब कॉपी पर लिखते हैं ना, तो वो आपको लंबे समय तक आपके माइंड में रहती है, वो लंबे समय तक आपको याद रहती है वो चीज़ें, ठीक है। तो चलिए, देखो, पहला सवाल कमेंट सेक्शन में जल्दी। और फिर भी देखो, आपको लगता है कि नहीं सर, हम तो आप हमें इनका आंसर दे दीजिए, तो मैं इनको दूसरे दिन, जैसे कि आज की ये क्लास है, तो कल इनके आंसर प्रोवाइड करा दिया करूँगा आपको, जब आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आएगी। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं चलूँगा यहाँ पर, ओके। तो देखो, क्वेश्चन 1 है, कहता है कि निम्नलिखित देशों में से किस एक ने सर्वप्रथम अपने संविधान के एक भाग के रूप में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को सम्मिलित किया था। अब बताओ, ये कल कराया था ना मैंने, है ना। तो बताओ, कह रहा है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सबसे पहले किस देश ने अपने यहाँ पर लागू किए थे, अपने संविधान में शामिल किए थे, और वहाँ से भारत ने लिए थे। तो जल्दी से बताओ कौन सा है ये। ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी आयरलैंड, या फिर ऑप्शन डी इंग्लैंड। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए। हम आगे बढ़ते हैं। और दूसरा सवाल भी प्रीवियस क्लास के आधार पर है, जो हमने कराई थी, बहुत अच्छे से डिस्कस की थी। इसमें दो, ये जो सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए आपसे पूछा है इसमें, ठीक है ना। एक में तो ये प्रोविज़न है और दूसरे में है कि उनको किस देश से लिया गया है। विधि, ऑप्शन ए है विधि के समक्ष समानता, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। या विधि का समान संरक्षण, इंग्लैंड। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान। शैक्षणिक संस्थाओं के लिए अनुदान, आयरलैंड राज्य द्वारा। अब देखो, ये ना इस तरह के जो मिलाने के सवाल होते हैं ना, ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछता है आजकल। चाहे यूपी हो, कोई भी स्टेट हो, सभी बहुत ज़्यादा इनको आजकल पूछ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो आप लोग इनको अच्छे से अटेम्प्ट करिए, मिला करके इनको मिलाइए, ठीक है ना, सही सुमेलित करिए। ये यहाँ पर ये कूट दे रखा है और ये ऑप्शन है, इनके आधार पर आप बताइए कि ए का 2 है या फिर बी का 1 है। ये इस तरह से आप लोगों को ये अटेम्प्ट करना है। समझ में आया ना? जल्दी से अटेम्प्ट करिए। और हम आज की क्लास, आज का सेशन जो प्रीएम्बल पर आधारित है, वो शुरू करते हैं। और उसमें जो हमारा सवाल है वो है कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है। कहने का मतलब है कि, और देखो, एक और चीज़ मुझे याद आ गया, ये सवाल है ना, ऐसा ही बिल्कुल नहीं, यही था शायद, हाँ, ऐसा ही सेम सवाल तभी मैंने लिया था ये, इसीलिए यूपीएससी ने पूछा था।
और एक और चीज़ बताऊं, देखो कितना आसान लग रहा है आपको, है ना, कितना आसान पूछती है यूपीएससी। ऐसा नहीं है, आसान नहीं पूछती, सवाल एक दो ऐसा दे देती है, लेकिन आपको ये आसान दिख रहा होगा क्योंकि आपने आपके प्रियम्बल आगे होगी तो आसान दिख रहा होगा, लेकिन साथियों आसान नहीं है। मुझे अच्छे से याद है जब एग्जाम हॉल से निकले थे वहाँ से, तो बाहर आके बच्चे रो रहे थे इस सवाल को देख करके, ये क्या पूछा है, इतना कठिन सवाल था उस समय, पहली बार ये सवाल आया था प्रियम्बल से इस तरह का। तो बिल्कुल एकदम क्योंकि क्या है कि देखो इसमें जो दिया ऑप्शन दिए गए ना, बड़े ही कन्फ्यूज़न वाले ऑप्शन है ये। अब इतने उस समय मतलब अब तो खैर प्रियम्बल्स को बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं यूपीएससी के स्टूडेंट्स, लेकिन उस समय प्रियम्बल वगैरह से सवाल आते नहीं थे। पहली बार ये सवाल पूछा गया था प्रियम्बल से, 2018 का था शायद ये सवाल, या 2018 या 2019, 2017-18 का ही था। तो इसका हम करते हैं आंसर। देखो जो इसका जो प्रियम्बल में विचार की स्वतंत्रता भी दी गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है, विश्वास की स्वतंत्रता भी है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है दोस्तों, आर्थिक न्याय की बात की गई है। इस तरह के सवाल आते हैं। देखो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 तरह के न्याय हैं, समझ में आ रहा है ना, तो यही आंसर है ए। और जबकि स्वतंत्रता कौन कौन सी है, विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है और उपासना की स्वतंत्रता है। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया प्रियम्बल में। और यूपी पीसीएस ने पिछली साल ये सवाल बनाया था कि इसमें प्रियम्बल में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता, यूपी पीसीएस का सवाल था ये, है ना। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं प्रियम्बल में, यानी कि प्रस्तावना में 5 प्रकार की। और ये प्रस्तावना आप लोगों को अच्छे से रटी होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम एक एक शब्द क्या क्या है ये सब चीज़ें सॉरी, है ना। तो देखो मैं एक बार आपको बताता हूँ थोड़ा सा इस प्रस्तावना को। इसमें कहा गया, शुरुआत होती है इसमें भारत के लोगों से। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा संविधान को क्या करते हैं, अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पण करते हैं। सभी शब्द एक एक आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल रटी होनी चाहिए प्रस्तावना। ओके, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य पूछा है। अब इसमें ऑप्शन ए, उद्देशिका जनता के आदर्शों, निष्ठा और आकांक्षाओं को सम्मिलित करती है। ऑप्शन बी, उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। ऑप्शन सी, उद्देशिका संविधान निर्माताओं के आशय एवं संविधान के उद्देश्यों को सम्मिलित करती है। ऑप्शन डी, संविधान की उद्देशिका का कोई महत्व नहीं है, यह संविधान के परिचय से अधिक कुछ नहीं है। अरे भाई साहब, अगर ऐसा होता तो आप ये बताइए, जो हमारे राष्ट्रवादी लोग थे जिन्होंने संविधान को बनाया था, वो प्रस्तावना को क्यों इसमें सम्मिलित करते। तो इस तरह के जो इररिलेवेंट, बिल्कुल एकदम इलॉजिकल से ऑप्शन है, उसको तुरंत काटो। तो ये कटा, तो इसमें क्या पूछा है, असत्य है, तो असत्य कौन सा हो गया, यही हो गया। इसलिए आंसर हमारा क्या हो गया, डी। इस तरह से भी आप लोग इन सवालों को कर सकते हैं, जबकि ये तीनों ही सही हैं। ठीक है, तो आंसर डी हमने देख लिया है। देखो अब प्रियम्बल है, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की तो है नहीं, जहाँ पर समझाने का आएगा मैं वहाँ पर बताऊँगा आपको, है ना। और ये पूरा प्रियम्बल से संबंधित है ये, कि एक ही छोटा सा टॉपिक है, देखो प्रस्तावना, लेकिन प्रस्तावना से कितनी तरह के सवाल बन सकते हैं ये देखना आप लोग। क्वेश्चन 5, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा, राजेंद्र प्रसाद द्वारा या फिर डॉक्टर CD देशमुख द्वारा। अब देखो उद्देश्य प्रस्ताव की अगर मैं थोड़ी सी आपसे थोड़ा सा बात करूं, तो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने जब संविधान सभा का गठन हुआ था, तो उस समय इस उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया था, जिसका उद्देश्य ये था कि संविधान को कैसे बनाया जाएगा, संविधान में क्या क्या शामिल किया जाएगा, कौन कौन से प्रावधानों को संविधान में शामिल करेंगे और संविधान इसके उद्देश्य क्या है हमारे यहाँ पर बैठने के। ठीक है, तो इसी उद्देश्य प्रस्ताव को जब पारित कर लिया गया था, तो इसी के आधार पर प्रस्तावना बनाई गई थी। और इसीलिए
क्योंकि प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित थी, तो प्रस्तावना को और किस नाम से जाना जाता है? उद्देश्य का भी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया ना उद्देश्य का क्यों कहा जाता है? इसीलिए इसको उद्देश्य का भी कहा जाता है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया था। कब किया था? 13 दिसंबर 1946, ये डेट याद रखना। और ये पारित कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया था। ओके, इसमें प्रस्ताव जो ये उद्देश्य प्रस्ताव था, इसमें बताया गया था कि स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा कैसी होगी, और उसमें ये फ्रेमवर्क बताया गया था कि संविधान कैसा होगा। और इसीलिए प्रस्तावना जो है हमारी संविधान के बारे में एक तरह से कुंजी का काम करती है, वो बता देती है कि ये संविधान में क्या क्या शामिल किया गया है। और ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू। कौन से नेहरू? चाचा नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री। क्वेश्चन 6, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? अब देखो, आपको इन ऐसे सवालों के लिए क्या होना चाहिए? प्रस्तावना को पता होना चाहिए दोस्तों आपको कि प्रस्तावना में कौन से शब्द कहाँ पर हैं, है ना। अगर बताओ ये नहीं पता होगा तो ऐसे सवाल क्या आप सॉल्व कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। आप क्या, कोई भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए प्रस्तावना आपको, इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला था आपको कि प्रस्तावना एकदम रटी हुई होनी चाहिए आपको। तो देखो, अगर मैं इसका आंसर बताऊं आपको तो क्रम वाइज देखें तो सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष। नहीं, पहले धर्मनिरपेक्ष आएगा। गणतंत्र नहीं भाई साहब, गणतंत्र तो बहुत बाद में आता है। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी यानी कि लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। हाँ, सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो आंसर इसका डी। देखो, भारत इसमें कहाँ कहाँ पर है? ऑप्शन डी है ना, सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी। ये देखो, सार्वभौमिक सत्ता संपन्न मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। तो ये इसका क्रम है। आप लोगों को ये प्रस्तावना एकदम पता होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? कहने का मतलब ये है इस सवाल का कि भारत को क्या बनाया गया है। क्या भारत एक गणतंत्र है, या फिर भारत राजतंत्र है, या फिर क्या है भारत? तो इसका जो आंसर है, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। हाँ, ये ज़्यादा सूटेबल है ना। तो आंसर इसका सी। आंसर इसका सी है। प्रस्तावना देख लो एक बार, ये रहा ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। तो वही इसमें दिया है ना यहाँ पर सी ऑप्शन में। तो भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से बताइए कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? पूछ रहा है कि जब हमने 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू किया था, तो उस समय भारत किस प्रकार का एक देश था? क्या भारत उस समय संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, या फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, या फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, या फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था? अब देखो, एक ही प्रस्तावना से कितने तरह के सवाल बने हैं, है ना। ऐसे बन सकते हैं सवाल। तो देखो, मैं अगर इसको बात बताऊं मैं आपको, तो जो है ये समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये जो दो शब्द हैं, और एक इसके साथ में आ जाता है अखंडता। इन तीन शब्दों को 1976 में जोड़ा गया था। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि जब भारत का संविधान लागू किया गया था 1950 में, उस समय कम से कम ये तीन शब्द तो उसमें नहीं थे। तो ये कटेगा, ये भी कटेगा। अब केवल लोकतंत्रात्मक गणराज्य भारत उस समय नहीं था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। तो आंसर हमारा ए। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ये प्रस्तावना बार बार आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? अब ऐसे सवाल भी बहुत आते हैं, बताओ कौन सा शब्द नहीं है। अब ये आपको पता होना चाहिए। मैं कई बार आपको प्रस्तावना को दिखा चुका हूँ, पढ़ भी चुका हूँ आपके सामने, और आपने भी पढ़ ली होगी। तो धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु, संघीय, प्रजातांत्रिक। जल्दी से बताओ कि कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं है। आंसर इसका सी, संघीय।
संघीय की प्रस्तावना में है, पढ़ा हमने? नहीं पढ़ा। धर्मनिरपेक्ष भी पढ़ा है, संप्रभुवी भी पढ़ा है और प्रजातांत्रिक भी पढ़ा है। ये तीनों शब्द तो हमें प्रस्तावना में देखने को मिलते हैं, जबकि संघीय शब्द पूरी प्रस्तावना में कहीं पर भी नहीं है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 10th, 10वां क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। अब बताओ जल्दी, किसका उल्लेख नहीं है? व्यक्ति की गरिमा है, सामाजिक समानता, प्रतिष्ठा की समानता, राष्ट्र की अखंडता। ये सामाजिक समानता का उल्लेख नहीं है, क्योंकि देखो प्रतिष्ठा की समानता भी है, व्यक्ति की गरिमा भी है, राष्ट्र की अखंडता भी है। तो आंसर इसका बी। अब देखो मैं आपको क्या बताऊं, सामाजिक समानता, आंसर बी है ना हमारा। तो देखो सामाजिक न्याय की बात की गई है, समानता की बात नहीं की गई है। ठीक है ना। सामाजिक क्या है? सामाजिक न्याय की बात की है। समानता की अगर समता की बात करें तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। बस 2 प्रकार की समानता है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है और 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। इनको ध्यान रखिएगा आप लोग। न्याय कितने हैं प्रस्तावना में? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। और स्वतंत्रताएं कितनी हैं प्रस्तावना में? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और समता, या हम कह सकते हैं कि समानता। समानता कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमने डिस्कस किया। और अगला सवाल है 11 हमारा, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? जल्दी से बताओ। कनाडा के संविधान से, इटली के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, या फिर यूएसए के संविधान से? आंसर इज डी। देखो अगर उद्देशिका की विचार की बात करें तो ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है यूएसए से। कहाँ से दोस्तों? यूएसए से। यूएसए से लिया गया। जबकि प्रस्तावना की भाषा, दोनों ही सवाल अलग अलग हैं। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। दोनों को याद रखिएगा आप लोग। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, जबकि प्रस्तावना का विचार हमने लिया था, उद्देशिका प्रस्तावना का विचार लिया था हमने यूएसए से। देखो भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना की शुरुआत होती कहाँ से है? हम भारत के लोग। जबकि खत्म कहाँ पर होती है प्रस्तावना? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत करते हैं, आत्मार्पित, अंगीकृत, अधिनियमित, ये यहाँ पर समाप्त हो जाती है। और आज का जो 12वां सवाल है वो है, सर्वोच्च न्यायालय के कौन से निर्णय में यह तय हुआ कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? देखो थोड़ा सा बैकग्राउंड में लूंगा यहाँ पर। 1960 का समय था और एक केस आया था सर्वोच्च न्यायालय में, बेरुबारी। बोर मत होना, थोड़ा सा लूंगा, बस 1 मिनट में समझा दूंगा आपको। ताकि देखो मेरी आदत ये है कि जब तक सामने वाले को अच्छे से नहीं समझा पाऊँ चीज़ों को बैकग्राउंड लेते हुए अच्छे से, तब तक मज़ा नहीं आता मुझे, ना तो पढ़ने में ना पढ़ाने में। तो थोड़ा सा ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। हमको पता होनी चाहिए, किसी भी चीज़ के बारे में स्टोरी पता होना चाहिए, ताकि हमें वो लंबे समय से याद रहे। तो बेरुबारी जब एक केस आया सर्वोच्च न्यायालय में, तो उस समय केस में कहा गया कि भैया ये बताओ, प्रस्तावना आपने डाल तो दी संविधान में, लेकिन क्या ये संविधान का अंग है भी या नहीं? तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने, यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि देखो भैया, प्रस्तावना एकदम अलग से हमने इसमें डाली है, सबसे लास्ट में इसको शामिल किया गया था संविधान में, तो ये संविधान का भाग क्या है? नहीं है। लेकिन बाद में 1973 में दोबारा एक और केस आता है, जब परेशानी सामने आने लगी प्रस्तावना को लेकर के, तो केशवानंद भारती, कौन सा केस आता है दोस्तों? 1973 में केशवानंद भारती केस आता है, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। इस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया इसमें, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और 1973 के इस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि भैया देखो, प्रस्तावना बेशक से बाद में शामिल की हो, लेकिन यह संविधान का अंग है, इसको हम संविधान से अलग नहीं कर सकते। और इसी आधार पर संविधान में, यानी कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। और जब ये डिसीजन आया तो इसके बाद में इसी को देखते हुए एक 42वां संशोधन लाया गया था, संविधान का संशोधन। और उस 42 में संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में संशोधन किया गया और 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन से शब्द जोड़े गए? 3 नए शब्द। कौन कौन से दोस्तों? ये जो 3 नए शब्द थे ना, ये थे कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, और तीसरा कौन सा था?
अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे 1973 के सुप्रीम कोर्ट के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के निर्णय के बाद में। कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है ये पूरी डिटेल, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको समझाई हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ये एकदम पसंद आया होगा सब चीज़ें। और कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और सवालों को हल करिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम ज़बरदस्त तरीके से आपको एग्ज़ाम में अब की बार सफलता मिलेगी। ओके, तो चलिए इसी के साथ में सेशन को समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, बहुत ही जोश और एकदम अच्छे तरीके से, है ना, डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसी के साथ में धन्यवाद।